हाँ जी, तो कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था वो ये था कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 15,000, फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अब उसकी सैलरी कितनी है, यानी कि एक इंसान की जो सैलरी है, आय है, वो 15,000 रुपए है। पहले वो 15% से बढ़ती है, फिर 20% से और बढ़ जाती है और एंड में 10% से डिक्रीज हो जाती है। तो ये 3 चेंजेस उसमें होते हैं। तो अब एंड में ओवरऑल उसकी सैलरी जो है वो कितनी रही है। तो ठीक है, हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। मनोज, मोनिका, ओम प्रकाश, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और जिन्होंने भी वेट किया था बिल्कुल टाइम पे, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। अभी आइए इस क्वेश्चन पे, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया था और इसका आंसर क्या था। हाँ जी, सारे बच्चे अगर टाइम पे जुड़ जाएं इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, जब ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे बेसिक टाइप है ये कि कुछ लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। जब कंटिन्यूस वाली चीज आती है इसमें, कंटिन्यूस मतलब कि लगातार, लगातार का मतलब है कि आपका बढ़ रहा है या फिर लगातार आपका घट रहा है, ठीक है, या कुछ भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई भी चीज। जब इस प्रकार से आपको परिवर्तन दिखता है तो हम हमेशा जिस मान पर बढ़ा है उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को लेते हैं। अगर आपके पास 100 है, पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो यानी कि ये 10% तो बढ़ेगा 100 पर। तो जब 100 पर 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। अब ये जो 20% बढ़ेगा ये 100 पर नहीं होगा, क्योंकि अब ये 20% बढ़ा है इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू पर। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस कंटिन्यूअस वाले में। तो ये 20% बढ़ेगा 110 पर। बस हमें ये याद रखना है कि जो भी चेंज होगा वो उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू पर होगा, यहां पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस यहां पर भी वही चीज है कि इस क्वेश्चन में था कि 15,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, पहले 15 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा और उसके बाद में 10 घट गया। अब इसको चाहे तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि लगातार इस चीज को ले लें और दूसरा तरीका है कि आप एक कॉमन प्रतिशत निकाल लें। कॉमन प्रतिशत निकालने का मतलब है कि हम पहले वाले मेथड को देखते हैं कि अगर मैं देखूं 15 बढ़ा और 20 बढ़ा, तो एक चीज है इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर कि प्लस माइनस, फिर प्लस करते हैं उसको, अगेन प्लस माइनस, फिर प्लस करेंगे उसको, जो भी 2 मान हैं आपके, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और ए इंटू बी बट्टा 100। यहां से जो भी मान आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, यह आपका प्रतिशत वाला होगा। कैसे, जैसे पहले कितना बढ़ा, 15 बढ़ गया तो ये हम प्लस में ही लेंगे, प्लस, फिर 20 बढ़ा तो 20, फिर है 15 इंटू 20, तो इसको तो मैं प्लस ही रखूंगी, प्लस का ही 15 है और प्लस का ही 20 है, ठीक है, बट्टा में 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 और फिर ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि पहले जो बढ़ा था वो तो बढ़ा 38%, लेकिन ये 38 हमारा फाइनल आंसर नहीं है। उसके बाद फिर से 10% घटा, तो अब इस 10 को मैं 38 के साथ में लूंगी तो आएगा 38। अब चूंकि 10 घटा है तो माइनस का 10 और फिर 38 इंटू 10 पर चिन्ह के साथ में, साइन के साथ में, तो ये चीज हो जाएगी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 38 इंटू 10 बट्टा 100, ठीक है। तो ये 28 माइनस यहां से आपका आ जाएगा 3.8, ये इस प्रकार से रहेगा आपका। तो 24.2 प्लस का, यानी कि जो अगर प्लस आया मतलब कि वृद्धि हुई है, ये एक तरीका है। दूसरा इसका तरीका है, इसका डायरेक्टली हम इस पे लगा लेंगे कि 15,000 पर 24 से बढ़ गया तो फाइनल हो गया 124.2 बट्टा 100। इसको हल करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, जो लोग भी आंसर 18,630 दे रहे हैं बिल्कुल सही है आंसर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका है बच्चों, कंटिन्यूस करो। कंटिन्यूस मतलब कि लगातार, इससे आपके सामने जो है वो क्लियरली फाइनल आंसर आएगा कि अंतिम मान क्या रहा, आपसे वही पूछा है इसमें। तो इसमें प्रारंभिक मान है 15,000, पहले 15 बढ़ा तो अब कितना हो गया 115, फिर से 20 बढ़ा तो अब कितना हो गया 120 बटा 100, फिर 10 घटा तो अब कितना हो गया 90 बटा 100। इसको जब आप हल करोगे तो आपका जो है वो अंतिम मान आएगा बच्चों,
यहां से आपका अंतिम मान यानी कि फाइनल वैल्यू आएगी और हमें आंसर में वही चाहिए। बस यहां जब सॉल्व करोगे इसको तो 18,630 ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जो चीज थी ये प्रतिशत वाले लगातार वाले दो तरीके हैं। आप चाहो तो एक कॉमन प्रतिशत निकाल लो जो कि हमने किया था इसमें इस तरीके से, जिससे हमारे पास में 24.2 आया, या फिर आप कंटिन्यूस से निकाल लो तो 18,630। हाँ जी मैम ये ट्रिक नहीं, डायरेक्ट मेथड। बेटा ये वाला जो था फाइनल वैल्यू, एक तो है कॉमन प्रतिशत निकालो और दूसरा ये जो है लगातार वाला, इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है और आपकी इन दोनों में से जिस किसी पर भी स्पीड बनी हुई है उससे कीजिए, आंसर दोनों से सही आएगा। कंटिन्यूस वाले में ये है, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। पहले 15 बढ़ा तो अब 115 हो गया, 20 बढ़ा तो अब इस पूरे मान का मान होगा 120, फिर 10 घटा तो ये पूरे पर हम लगाएंगे तो ऐसे मान आता रहेगा। यही है इसका डायरेक्ट, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू है 18,630। हाँ जी काफी बच्चों के मैं आंसर देख भी रही हूं। चलिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, दोनों तरीके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ अब देखिए, अब इसमें ही कि परसेंटेज में जब हम किसी चीज को मानते हैं वो अपने आप में 100%, अपने आप में 100% का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो प्रतिशत के रूप में वो 100% है कि मेरी जो सैलरी पूरी यानी कि 100%। ठीक है, ये मैम कंटिन्यूअस मेथड, हाँ जी कंटिन्यूअस मेथड से बिल्कुल आप देखो दोनों मेथड सही है। आपकी स्पीड जिस पर बन रही है और एक्यूरेसी जिस पर है आप उसको कीजिए, उसी से आप जिससे भी आपका आंसर सही आए, दोनों से सही आएगा, बस जिससे आपकी स्पीड सही हो और एक्यूरेसी भी सही उत्तर आना चाहिए। चलिए, नरेश अर्न्स 30,800 रुपए एक महीने में वो कमाता है। ठीक है, ही कीप्स 50% फॉर हाउस होल्ड, 15% फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, 20% फॉर एक्सपेंडिचर एंड देन रेस्ट द सेव्स। ठीक है, व्हाट अमाउंट डज ही सेव पर मंथ? नरेश प्रत्येक महीने 30,800 रुपए कमाता है। ओके, 50%, देखो 30,800 तो उसकी आय है, तो ये पूरी आय है, तो ये कितनी होगी बेटा 100%। अब इसमें से खर्च क्या क्या कर रहा है वो? इसमें से खर्च तो कर रहा है 50% तो घर पर, हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चे। ठीक है, और उसके बाद में वो 15% कर रहा है अपने खुद पर। ठीक है, तो ये पर्सनल हो गए। फिर उसके बाद में वो कर रहा है 20% दूसरे खर्चों पर। ठीक है, तो 20% दूसरे खर्चों पर हो गया। ठीक है, तो 100 में से इस प्रकार तो उसने खर्च कर दिए और अब जो बच गया वो क्या करता है, सेव कर रहा है। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, जो आगे वाले हैं ये कल वाले दो क्वेश्चन थे, आगे वाले आपको हिंदी में मिल जाएंगे। बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूं बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो 30,800 रुपए उसकी तनख्वाह है, 50% घर पर खर्च कर रहा है, 15% पर्सनल खर्च कर रहा है, 20% दूसरे खर्चे और बच्चों पर। इतना तो उसने खर्चा कर दिया, ये पूरा का पूरा उसने खर्चा कर दिया। तो बेटा प्रतिशत में कितना खर्च किया? 50 और 15 65, 65 और 20 85, यानी कि 85% तो जो है वो खर्च कर रहा है। यानी कि एक्सपेंसिव जो है उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो कितना है, 85% है। तो 100 में से जो उसकी इनकम है उसमें से 85% तो खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, बचा कितना रहा है? वो बचा रहा है 100 माइनस 85 यानी कि 15%। कितना बचा रहा है? 15%। पर अब 15% किसका बचाएगा? हम खर्च करते हैं सैलरी में से, आय में से, और बचाते भी है सैलरी में से यानी कि आय में से। तो ये जो 15% सेविंग है ना, ये भी किसकी होगी? 30,800 की। सिंपल सा सवाल है ये, 30,800 की होगी, यानी कि ये आपका हो जाएगा 30,800 का, यहां पर ये है ना 30,800 का 15%। ठीक है, 15% ऑफ 30,800, बस ये करना है यहां पर। तो 15/100 आप इसको हल कीजिए, ये 308 इंटू 15। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन बी बी बी। ठीक है, हाँ जी ब्रजेश, विक्रम, दीपक, सुनील, ओके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सिंपल सा है, एक ही चीज का प्रतिशत जा रहा है इसीलिए सभी को जोड़ दिया। इसके आगे दूसरे टाइप का भी आएगा, उसमें बताऊंगी जहां प्रतिशत को आपको डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। ठीक है, जहां जोड़ सकते हो क्योंकि एक ही चीज का हिस्सा जा रहा है, तो प्रतिशत में जोड़कर प्रतिशत का मान रख लिया। हाँ जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हाँ जी
4,620। 26,000 तो नहीं हो सकता, 30,000 तो कमा रहा है, 26,000 बचा लेगा, ऐसा आज की दुनिया में कोई नहीं है। 22,450 ये भी नहीं। अब दो ऑप्शन है, या तो 4,620 होगा या नन ऑफ दिस, इसलिए आपको सॉल्व तो करना होगा, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली कर लो। हाँ जी दीपक, बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। कैलकुलेट करने पर 308 को जब आप 1500 करोगे, 308 और ये 15, तो 15 8 120, 20 तो ये रह गए, ठीक है, 15 दिया 45 और 1 6, हाँ जी 4,620। तो 4,620 इसका आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, 85 से गुणा नहीं करना है दीपक मौर्य, 30,800 को 85 से नहीं करना, 30,800 को 15 से करना है। 85 तो उसने खर्च कर दिए, इसने पूछा है सेव कितना कर रहा है, बचा कितना रहा है। खर्च 85 किए हैं, बचा तो 15% रहा है ना, इंटू 15 है ये। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं इस क्वेश्चन को पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक दो सवाल के बाद आपके हिंदी में भी आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए पैनिक मत होना। हाँ जी, 60% ऑफ द क्लास स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 690, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ये सवाल ये कहता है कि स्कूल में जो है जितने भी बच्चे हैं, अब बच्चों में लड़के और लड़कियां, ठीक है, उसमें से 60% जो हैं वो लड़कियां हैं। जो कुल बच्चे हैं, ठीक है, उसमें गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां हैं आपके 60%। कुल बच्चे होते कितने हैं कि 100%, उसमें से लड़कियां कितनी हैं कि 60%। तो बेटा अब लड़के कितने होंगे प्रतिशत के फॉर्म में, ठीक है, 40%, यही चीज है, ठीक है। अब इसमें यह कह रहा है कि जो लड़कियां नंबर में है, प्रतिशत में तो 60 है, यही लड़कियां नंबर में कितनी है 690। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 690, तो यही लड़कियां नंबर में है 690। तो आपसे यह पूछ रहा है कि कुल बच्चे कितने हैं, यानी कि नंबर में, एक तो ये चीज, और कुल लड़के कितने हैं नंबर में। दो चीजें आपसे पूछी हैं, ठीक है। एक बार आप लोग जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या क्या दे रखा है, एक स्कूल में कुल बच्चों में से 60% तो लड़कियां हैं और वो संख्या में 690 हैं। तो स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं और लड़के कितने हैं संख्या में, आपसे ये पूछा है। कुल बच्चे होते हैं 100%, उसमें से 60% लड़कियां हैं और 40% जो बच गया वो क्या है, लड़के हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर जितने बच्चों का आता है, ऑप्शन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, नंबर आपके सामने है, जल्दी से बताइए जितने भी बच्चे हैं। हाँ जी 1150, ठीक है, शानू कुमार ओके, 460 ऑप्शन सी ओके, चलिए ठीक है। बाकी सारे बच्चों का भी देखते हैं हम लोग, और कितने हैं, सही है गलत है मैं 1-2 बच्चों के आंसर आने के बाद में बताऊंगी। चलिए क्या क्या रखना है इसमें, दीपक मौर्य ऑप्शन सी ओके ओके। चलिए अभी देखते हैं, सबसे पहले 60% का मान क्या है 690, ये 60% का ही तो मान है ना। तो अगर हम एक एक ही नियम लगाएंगे, यानी कि यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कि अगर 60 का मान 690 है तो 1 का मान 690 बटा 60, तो 100 यानी कि कुल, तो 690 बटा 60 इंटू 100, बस। तो यहां से जो है आपका तो 23, 1150 तो कुल बच्चे हो गए, 60% 690 है तो 100%, एक एक नियम लगाइए 1150, तो 1150 अब 2 ऑप्शन में है। बट अब देखिए 1150 के साथ 690, वो तो लड़कियां ही है ना, लड़कियां हमसे पूछी ही नहीं है, हमसे तो लड़के पूछे हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 1150 में से 690 आप माइनस कर दीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा 460, तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, 1150 और 460। हाँ जी ऑप्शन सी, मोनिका, सुनील, हेल्दी फैमिली ओके। ब्रजेश नहीं बच्चे, ए नहीं होगा, ए में आपने लड़के और लड़कियां दोनों के नंबर बता दिए, इसने कुल बच्चे और लड़कों की संख्या पूछी है, तो 460 तो लड़कों की संख्या है,
ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है हेल्दी फैमिली, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा 1150। किस क्रम में पूछा है ये भी ध्यान रखना, कभी कभार दो ऑप्शन सेम होते हैं लेकिन आगे पीछे करके, तो आप ये देखिए कि ऑप्शन में सवाल में किस क्रम से पूछा है, कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल बच्चे, और दूसरा पूछा है लड़कों की संख्या। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको इसमें बताना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ जी, कैलकुलेशन आप सही भी कर लोगे, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, और फिर दूसरा कि सवाल में किस क्रम में पूछा है। तो 1150 कुल बच्चे, उसमें से 690 हटा दीजिए, बस 460। आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर होगा, और जिन्होंने भी कैलकुलेशन करके ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है वो लोग भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आलोक यादव 4620 नहीं बेटा, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इतने तो बच्चे ही नहीं है, पूरी स्कूल पास वाले स्कूल के भी बता दिए। हाँ जी, क्लियर है ये सभी बच्चों को जिन्होंने भी किया है। इसी प्रकार से के सवाल है, बस आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना होता है, और उसी के लिए ये क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत को हम उसी संख्या के बराबर मानकर कुल का मान निकाल सकते हैं, ये इस प्रकार से है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आपका लास्ट इंग्लिश में होगा, फिर हम लोग हिंदी वाला में भी बढ़ जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पर मैं फिर भी पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। चलिए अब है, अ वेसल हैज 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर having 80% of acid. How much water is to be added to make it solution in which acid to form 60%? देखो कह रहा है एक बर्तन है, वेसल यानी कि एक बर्तन है जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन यानी कि विलयन है। किस चीज का विलयन है? एसिड और वाटर का। ठीक है, अम्ल और पानी का जो है आपके पास में एक सॉल्यूशन है। अब उसमें यह कह रहा है कि उसमें एसिड एंड वाटर हैविंग 80% ऑफ एसिड, जो कोई भी सॉल्यूशन है, ये 60 लीटर का, ये 60 लीटर है, ये पहले कितना है 100%। ठीक है, किस किस चीज का है ये है एसिड का और वाटर का। उसमें से 80% क्या है? 80% तो है एसिड, तो बचा हुआ 20% क्या होगा? पानी। यही चीज है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसमें और कितना पानी मिलाएं। अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाना है ताकि फिर जो नया सॉल्यूशन बन जाए उसमें प्रतिशत की फॉर्म में, प्रतिशत की मात्रा में एसिड कितना रह जाए? 60% रह जाए। कितना रह जाए? 60% रह जाए। तो अब देखो 80% ये है किसका? 60 लीटर का 80%, तो ये कितना हो गया? 60 का 80% है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 लीटर। अगर ये 48 लीटर है तो ये कितना आएगा? 12 लीटर। अब देखो, अब हमने इसमें पानी मिलाया, जब पानी मिलाया तो नया सॉल्यूशन बन गया अपने पास में। उस सॉल्यूशन में एसिड होगा और पानी होगा। ठीक है, पर अब एक चीज देखो, जब आपने इस सॉल्यूशन में सिर्फ पानी मिलाया है तो जो एसिड है उसकी मात्रा तो उतनी रही, एसिड में तो कोई चेंज नहीं होगा, पानी पानी में मिलेगा, और ओवरऑल जो आपका पूरा सॉल्यूशन है उसका मान बढ़ा देगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, तो एसिड तो उतना ही रहा ना। तो अब ये जो भी नया है इसमें 100% में ये कह रहा है कि एसिड कितना रह जाए? 60%, और पानी कितना रह जाए? 40%। लेकिन ये तो प्रतिशत के मान में है, मात्रा तो इसकी उतनी रहेगी क्योंकि पहले एसिड और वाटर था, अब आपने सिर्फ वाटर मिलाया है, तो प्रतिशत भले ही चेंज हो जाए, मान तो एसिड का उतना ही रहेगा, तो ये अभी भी कितना रहेगा? ये 48 लीटर ही रहेगा। तो अब वापस वही चीज है, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा कि 48 लीटर किसी का 60% है, तो 40% का मान आपको पता चल जाएगा। और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑप्शन लगा लगा के भी देख सकते हो, लेकिन ऐसे सवाल में ना ऑप्शन लगा के देखना मत, क्योंकि एक एक ऑप्शन लगाओगे और मान लो पहला गलत या दूसरा गलत हो गया तो थोड़ा सा क्या है कि गड़बड़ी हो जाती है। तो बेहतर है कि डायरेक्टली प्रतिशत वाले से करो कि एसिड तो चेंज होगा नहीं मात्रा में, वो 48 का 48 ही रहेगा, बस प्रतिशत मान चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास में है कि ठीक है कि किसी चीज की 60% जो है वो कितना है? 48। तो अगेन एक कितना होगा? 48/60, तो 100% कितना होगा? ये हमारे पास में हो जाएगा 48/60 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 5, ये 16, तो ये कितना आ जाएगा? 80। तो ये 80 किसका है? 100%। 100% मतलब कि नया वाला सॉल्यूशन कितना है? 100 लीटर। पहले कितना था? 60 लीटर, मतलब कि आपने अब पूरा का पूरा कितना मिला दिया है इसमें? सॉरी, पहले कितना था ये वाला? हाँ 60,
तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा ये वाला 100%? 80। ये 100 लिख दिया मैंने गलती से, ये 80 लीटर हो जाएगा। तो 60 लीटर पहले था, अब ये 80 लीटर हो गया। तो मिलाया क्या है? पानी। वो कितना मिलाया? 20 लीटर। तो ऑप्शन है आपका 20 लीटर। हाँ जी, 20 लीटर, ऑप्शन बी। मोनिका गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून तो हुई नहीं बेटा, अभी गुड मॉर्निंग है। हाँ जी, ऑप्शन बी बिल्कुल 20 लीटर है। कैसे किया इसमें देख लीजिए आप लोग। जिस चीज को मिला रहे हो वो अपनी मात्रा भी बढ़ाएगा प्लस आपके सॉल्यूशन की मात्रा भी बढ़ाएगा। जिस चीज को नहीं मिलाया है उसका मान उतना ही रहेगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। प्रतिशत क्यों चेंज होगा? क्योंकि सॉल्यूशन बढ़ गया है। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। बाकी सभी बच्चे भी जल्दी से रेस्पॉन्स देते रहिए। ऑप्शन बी, मोनिका, ब्रजेश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है बेटा। किस तरीके से किया ये है, ऑप्शन लगा लगा के देखोगे, हो सकता है पहले वाले में सही हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि जल्दी से, कि 48 तो उतना ही रहेगा ना, तो बस पहले 80% था, अब 48 किसी का 60% है, वैसे एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सारे बच्चे भी। हाँ जी, तो आंसर इज 20 लीटर। हमने 20 लीटर पानी मिलाया है इसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके नाउ, अब इस तरीके से ये जो सवाल है कि इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो उसी के सापेक्ष जो चीज है वो कितने से घटेगी। 60 से 60 कैंसिल कर दिया, 100 में से 20 कट कर दिया, ओहो अलग ही कैलकुलेशन। ठीक है, तो हाँ जी, इंक्रीज और डिक्रीज वाले पे बात करते हैं बेटा। इसमें एक तो जो हमने अभी जस्ट पहले 2-3 सवाल किए कि कंटिन्यूअस जो, यानी कि लगातार जो बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरा आपका क्या आएगा इसमें? दूसरा इसमें इस प्रकार से सवाल है कि अगर आपके पास में, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आपके पास में दो चीजें हैं ए और बी, ये कह रहा है कि ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो बी ए से कितना कम है? तो इसका आंसर 25% नहीं होगा। इसका आंसर 25% नहीं होगा। जब ऐसे सवाल है तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को कल मैंने एक चीज कही भी थी और मैं आज भी रिपीट कर रही हूं और आगे वाली आने क्लासेस में भी रिपीट करेंगे जब तक परसेंट कर रहे हैं। तो इसमें कि आप हमेशा प्रतिशत का फ्रैक्शन मान, यानी कि भिन्न मान, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे 25%, ये है आपका 25/100, इसको हम लिखते हैं 1/4। उसी प्रकार से जैसे 20%, ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूं आपके सामने, मान लो 40%। तो ये सारी चीजें क्या हैं? 20/100, 40/100, तो ये आपके पास में 1/5, ये आपके पास में 2/5, ये इस प्रकार से चीजें कह रही हूं मैं। तो जैसे ही आपके पास में ये भिन्नात्मक मान आ जाएगा तो काफी सारी चीजें हैं जिसको आप बहुत जल्दी हल कर पाओगे। तो इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो हम बहुत लंबा सूत्र पढ़ते हैं, मेथड पढ़ते हैं, उसी को एक छोटी सी फॉर्म में कंक्लूड करके आपको मैं समझा रही हूं क्या चीज की है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि जो भी प्रतिशत है उसको आप उसके भिन्न में बदलिए। अब ये कुछ भी हो, मान लो आपके पास में 18% है, तो 18% तो मतलब कि बट्टे में 100, तो ये आपके पास में हो जाएगा 9/50। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भिन्न आनी चाहिए। आ गया 9/50। अब इसमें कब लगाना है? भिन्न वाली रूप से, जब भी आपके पास में कम या ज्यादा ऐसा वाला सवाल आए, ए बी से इतना कम है या ज्यादा है, तो बी ए से कितना ज्यादा या कम होगा। बस इस प्रकार के सवाल हो जिसमें एक ही चीज ज्यादा या कम पूछ रहा है, दूसरे को अनचेंज रख रहा है, अपरिवर्तित रख रहा है, तब भिन्नात्मक वाली जो चीजें हैं ना वो कैसे हेल्प करेंगी। 25% है, ठीक है, तो 25 ए बी से 25 ज्यादा है, तो 25% मतलब कि 1/4, तो बी क्या होगा? ए से कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो वो कम वाला मान कैसे निकालेंगे? इस भिन्न को ही चेंज कर देंगे। 1/4 को मुझे कम बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? कोई भी भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन जो है वो कम कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर यानी कि जो उसका हर है उसका मान बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे? इसी में इसका अंश जोड़ देंगे, तो ये बन गया 1/5। तो ये क्या चीज हो गई? 1/5, और 1/5 जो है वो कितना होता है प्रतिशत में? 1/5 × 100 यानी कि 20%। इसका मतलब बी ए से 20% जो है वो कम है, ये चीज है। अब मैं आपको इसमें ये चीज नहीं बताऊंगी कि एक एक वाली जो फ्रैक्शन है उसको अलग याद रखो, जो एक के अलावा ऐसे 9/50, 2/3 इस प्रकार के जो फ्रैक्शन है उसको अलग अलग रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बस हमें भिन्न बनानी है। अगर कोई चीज कम है
ठीक है, तो मुझे उसको ज्यादा करना है, ज्यादा है तो कम करना है। यहां पर था 25% ज्यादा है, तो b कम कितना होगा, तो मुझे इस भिन्न को कम बनाना है। इस फ्रैक्शन को कैसे कम बनाऊंगी, डिनोमिनेटर को ज्यादा कर दो, यही जोड़ दो। उसी प्रकार से मान लो अगर ये होता कि a b से 30% कम है, ठीक है, तो b a से कितना ज्यादा है। बस इस प्रकार से सिंपल सा एग्जांपल के फॉर्म में समझा रही हूं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसमें। कंपैरेटिवली आगे वाले जो सवाल आएंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलते ही आपके आंसर आ जाएंगे काफी जल्दी, ठीक है। 30% सबसे पहले 30%, ये लो मैम, ठीक है, ये तो भिन्न आगे मेरे पास में 3/10, ये कम है, मुझे ज्यादा चाहिए कि बी ए से कितना ज्यादा है। 3/10 को ज्यादा कैसे बनाओगे, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हर जब कम होता है ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कम कैसे बढ़ेंगे, अंश को ही जोड़कर या घटाकर, तो यहां ये घटा दो, तो ये आ जाएगा 3/7। अब 3/7 को प्रतिशत में बदल लीजिए, 1/7 होता है आपका 14.28 समथिंग, ठीक है, 14 से ही 1/7, उसका 3 गुना, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 42 के आसपास, ठीक है, 42% जो है वो उससे ज्यादा है। ये चीज आपकी, हाँ जी, हाँ ये लास्ट है, मैंने आपको बोला भी था अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके आपके हिंदी में रहेंगे 1-2 क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। ये कल के 2-3 सवाल आपके रह गए थे, 60 में से 60, ओके, ऑप्शन डी, ओके। चलिए ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए आप, जो मैं बता रही हूँ फिलहाल, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, बढ़ाना है तो हर को कम कर दीजिए, घटाना है तो हर को ज्यादा कर दीजिए, और ज्यादा और कम करने के लिए क्या करोगे, उसके न्यूमरेटर को यानी कि उसके अंश को ही जोड़ोगे और घटाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल की तरफ आ जाइए, इसी में जल्दी से ये लगाते हैं। ये कह रहा है कि 12%, ठीक है, 12% का मतलब है कि ये जो चीज है कि अगर किसी भी चीज की कीमत जो है अगर 12% से बढ़ जाए, ठीक है, और आप अपना खर्चा बदलो ही नहीं, आप पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 100 रुपए ही खर्च करना चाहते हो, पर किसी वस्तु की अगर कीमत जो है वो बढ़ गई, तो अब क्या होगा, आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या होगा, मात्रा कम आएगी। तो बस, तो ये पूछ रहा है अगर कीमत बढ़ जाए तो मात्रा जो है वो कितने प्रतिशत से कम हो जाएगी। तो 12% से कोई चीज बढ़ी है तो अब कम कैसे होगी, ये तो बढ़ गई। 12% मतलब कि 12/100, तो 12/100 यानी कि 3/25। 3/25 से कोई चीज बढ़ गई है तो कम करना है। कम कैसे होगा, जब इसका हर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने के लिए जोड़ देंगे 25 + 3 यानी कि 3/28। 3/28 का प्रतिशत कैसे निकालोगे बच्चों, ये रहा आपके पास में, तो ये आपके पास में हो जाएगा, ठीक है, 75/7, और ये आपका आएगा लगभग, हाँ जी, ऑप्शन डी, हाँ 10 आपका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में 10 से ही 5/7%। जितने लोगों के पास में ऑप्शन ए, एक बच्चे ने निकाला इसका आंसर, शानू कुमार डी, हाँ जी, बाकी सारे बच्चे भी आराम से एक बार इस सवाल को देखिए कि क्या किया है हमने। कोई भी प्रतिशत से कम होता है या फिर बढ़ता है और उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव, उससे रिलेटेड कोई भी दूसरी चीज का मान बताना है कि कितने से ज्यादा है या कितने से कम है, बस ऐसे सवालों में ही लगाना है। अगर कोई तीसरी कंडीशन दे दी कि मान लो रुपए भी बढ़ा दिए या एक और चीज उसके साथ में आ गई, भिन्न में तो बदलेंगे पर अब फिर डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये मैं डायरेक्ट वाले सवाल के लिए बता रही हूं, ठीक है। और ऐसे काफी सवाल आते हैं और बहुत जल्दी कर पाओगे आप। यहां 12% से खर्चा बढ़ा दिया उसने, मतलब कीमत बढ़ा दी, अब कह रहा है रुपए उतने ही खर्च करूंगा, तो चीजें कितनी कम आएगी मेरे पास में, तो इतनी कम आएगी 75/7, ये एग्जैक्टली आपका 10 से ही 5/7% से जो है उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, सारे बच्चे आंसर्स दीजिए या एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पे बताइए क्लियर है या नहीं। चलिए ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, प्रतिशत को भिन्न में बदलकर किस प्रकार से हम कमी या वृद्धि वाला जो है काफी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब इसमें। चलिए, हाँ जी, अब आपकी शिकायत थोड़ी दूर हो रही है कि हिंदी और इंग्लिश वाला। आराम से एक बार इस सवाल को देखिए, पढ़िए, और थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूं, और उसके पहले पिछले वाले सवाल का आंसर उसके बारे में भी कमेंट करते रहिए। हाँ जी, ये सवाल कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 13,800 which was increased by 15%.
Then find the population of the men if the ratio of the men and women were 2:1. शहर की जनसंख्या 13,800 है, जिसमें 15% की वृद्धि हुई यहां पर थी। तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की आबादी यदि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 2:1 था। ठीक है, कि एक गांव की जो शहर की, क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इस चीज को इंक्रीज और डिक्रीज पर अप्लाई कीजिएगा तो काफी सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी और स्पीड से होगी। ठीक है, और ये कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप जो फॉर्मूले या लंबा हम लोग मेथड यूज करते हैं उसी को बिल्कुल एक लास्ट स्टेप पर लाकर, बस वो होती है ट्रिक, और कुछ नहीं है। हाँ जी, ये कह रहा है शहर की जनसंख्या 13,800 अभी है। ठीक है, कब है? 15% बढ़ने के बाद में। ठीक है, तो पहले जो है ना वो पुरुषों यानी कि मेल और फीमेल, पहले जो आबादी थी उसमें मेल और फीमेल की आबादी का अनुपात कितना था? 2:1। तो वो इनका मान पूछ रहा है, उसमें से भी किसका मान पूछ रहा है? पुरुषों का। ठीक है, ये अभी है, कब है? ये 15% बढ़ने के बाद में 13,800 है। तो पहले जो थी उसमें अनुपात था 2:1 और उसी में पुरुषों की संख्या बताइए आप। इस सवाल को ये कह रहे हैं। हाँ जी, बाकी सारे बच्चे भी एक बार इस सवाल को आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर होगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि 13,800 अभी तो है, पर ये अनुपात जो है ये पहले का है, ये अभी का अनुपात नहीं है। तो पहले वाला नंबर निकालने के लिए इसने एक चीज दी है कि 15% बढ़ने के बाद में 13,800 है, तो पहले कितनी थी? ठीक है, हाँ जी, सारे बच्चे, एक एक बच्चे का आंसर ही बड़ा जल्दी आ रहा है बस। देखिए, मान लो पहले जनसंख्या x थी, कितने से बढ़ी थी वो? 15% से। तो 15% से बढ़ाना मतलब कि 115/100, और बढ़ने के बाद में कितनी हो गई? 13,800। तो यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी? इस पूरे को उधर ले जाऊं तो 13,800 इंटू 100/115। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, ये वाली चीज सिंपल सी, पहले थी उसमें 15% बढ़ा तब 13,800 हुई, तो मैंने पहले की निकाल ली। चलो ठीक है, आप चाहो तो इसको यहां हल कर लो, नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जनसंख्या नहीं पूछी है, हमें पूछा है पहले वाली जनसंख्या में पुरुष कितने थे। अब देखो, पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना? 2:1। तो अनुपात में कुल कितने हैं? 3। उसमें से पुरुष कितने? 2 कितने में से? 3 में से। तो ये 2 3 में से है और ये 1 3 में से है। तो ये है 2/3, ये है 1/3 पहले। ओके, ये है पहले। तो पहले की जनसंख्या ये रही। अब इसमें मुझे अगर पुरुषों की संख्या निकालनी है, ठीक है, कि पुरुष मेल, वो भी कब? पहले। तो ये रहा आपके पास में, इसका 2/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा 13,800 इंटू 100/115 इंटू 2/3। बस इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 23, ये 20, ये आपका आ जाएगा 4600, ये 23, ये दुगुना, तो 220 और 2, ये हो जाएगा 8,000। ये आएंगे आपके मेल, कब? पहले। और 8,000 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। हाँ जी, सारे बच्चे ओके। कितने लोगों का आंसर आया इसमें? शुरू में 2 बच्चों का तो आंसर दिखा था मुझे, बाकी सारे बच्चे भी? हाँ जी, ऑप्शन बी, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर दिखा था मुझे, बाकी अगर किसी बच्चे का। आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसमें ध्यान रखने वाली चीज एक ही है कि 13,800 अभी है, पर ये कब हुई? 15% बढ़ने के बाद में। और पहले जो थी उसमें 2:1 था। बच्चे गलती करते हैं, 13,800 का जो है वो वाली चीज ही, 13,800 जो है उसी के अंदर आप लोगों 15% लगाकर फिर 2:1 वाला जो है कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, पर ये चीज है यहाँ पर। इसीलिए सवाल थोड़ा अच्छा है, क्योंकि दिखता आसान है पर गलती कहाँ करते हैं बच्चे, ये है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मोनिका, समझ नहीं आया? ओके, मैं वापस बताती हूं। एक गांव की जो जनसंख्या है अभी है 13,800, पर ये अभी 13,800 हुई 15% बढ़ने के बाद में। पहली चीज तो ये। दूसरी ये कि पहले जो जनसंख्या थी
उसमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात था 2:1। तो पहले जो था उसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो पहले जो भी नंबर था उसके लिए आपको पहले की जनसंख्या पता होनी चाहिए। तो पहले की जनसंख्या निकालने के लिए हमने ये किया कि 15% बढ़ने के बाद में 13,800 है, तो पहले जो भी जनसंख्या होगी उसका 15% बढ़ाओ। बढ़ाना मतलब 100 + 15 तो 115, वो आया 13,800। तो पहले तो मैंने पुरानी जनसंख्या निकाली। ये जो आएगा ना बच्चे, ये आएगा आपका पुरानी पॉपुलेशन, ठीक है, पुरानी जनसंख्या। पुरानी जनसंख्या में पुरुष और महिला थे 2:1 में। तो अनुपात में कुल कितने हैं? 2 + 1 3। तो पुरुष कितने? 3 में से 2 यानी कि 2/3। औरतें कितनी? 3 में से 1 1/3। तो बस पुरुषों की संख्या निकालनी है। इसको मैंने ये जो भी कुल आया उसका 2/3 निकाल लिया। ये इस प्रकार से है, ठीक है। आप वापस एक बार इस सवाल को देख सकते हैं, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये चीज थी इसमें। ओके, आई होप मोनिका अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी जिसने दिया रवि, नहीं बच्चे 9,200 नहीं है। ये 9,200 हो सकता है आपने नए वाले के हिसाब से निकाला हो, पर पूछा कुछ और है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, आंसर इसका 8,000। ओके, अब ये जो मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्रतिशत को आप उसके भिन्न में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो जल्दी से उसका आंसर कैसे आएगा। अब ये जल्दी के काफी जल्दी प्लस माइनस कुछ नहीं करना, वैसा सवाल है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ बी रेज्ड बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच % must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure। अगर किसी वस्तु की कीमत 20% द्वारा बढ़ाई जाए, ठीक है, 20% से बढ़ा दिया, तो एक गृहस्थ जो है उसका उपभोग कितना कम कर दे, ताकि अपने खर्चे में तो कोई भी चेंज ना करे, खर्चा उतना ही रखे, पर अब उपभोग यानी कि कंजम्पशन जो है, जो चीजें आएंगी वो क्या आएगी? कम आएगी। तो ये तो है कि प्राइस जो है आपने 20% से बढ़ा दी, खर्चा आप अपरिवर्तित रख रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, तो उपभोग यानी कि कंजम्पशन, इसको अब कितना कम करना पड़ेगा? भाई कीमत बढ़ेगी और खर्चा नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? चीजें कम आएगी ना। चीजें आना मतलब कि कंजम्पशन, उपभोग, उसी को बोलते हैं। किससे कम आएगा? 20% से बढ़ गया। 20% यानी कि अब तो वैसे आपको डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, 1/5 से कोई चीज बढ़ गई है, मुझे उसको घटाना है, तो घटेगी कैसे वो चीज? एक, इस चीज को कम करना है ना, तो हर को बढ़ा दो, 5 + 1 यानी कि 1/6। और 1/6% में कितना होता है बच्चों? ये फ्रैक्शन वाली आपको डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए। तो ये है 100/6 यानी कि 16 सही 2/3%, 16.66। तो आंसर इज सी, और ये डायरेक्टली है। तो 1/5 उसको मुझे बढ़ाना है, तो 1/5 + 1 1/6। मान लो 20 से कम हुआ होता, 20% से कम हुआ होता, तो मेरे पास में 1/5 से कम हुआ है, तो बढ़ेगा कितने से? 5 - 1 यानी कि 1/4 से बढ़ जाएगा। तो 1/4 यानी कि 25%। ये इस प्रकार से आपकी फ्रैक्शन वाली जो चीजें है ना, ये हेल्प करेगी। ओके ओके मोनिका, यस मैम, ओके बेटा, अगर समझ में आ गया है तो। हाँ जी ब्रजेश, ऑप्शन सी, मोनिका ऑप्शन सी। ओके, नाउ ये चीज और ज्यादा क्लियर हो रही होगी कि प्रतिशत को जैसे भिन्न में बदलोगे तो और स्मूथ और जल्दी हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। चलिए बाकी सभी बच्चे भी, हाँ जी, मोनिका सी, ब्रजेश, बाकी सारे 16.66, बिल्कुल 16.66 यानी कि 16 सही 2/3%, बिल्कुल। दीपक मौर्य, हाँ जी, सभी का सही है। और आई होप मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इज 16.66। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल आप जल्दी से मुझे करके बताइए, कंटिन्यूस से करें चाहे प्रतिशत वाले से करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 15% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज्ड बाय 15% नेक्स्ट ईयर, व्हाट इफेक्ट कैन बी सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अगर किसी कस्बे की जनसंख्या पहले तो 15% से बढ़ती है और अगले साल 15% से घटती है, तो अभी जो उसकी जनसंख्या है उस पर क्या प्रभाव है? ओवरऑल एक बार 15% बढ़ गई, एक बार 15% घट गई, तो ओवरऑल उस पर क्या प्रभाव होगा? 15% से बढ़ जाएगी, 15% से घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 2.25 यानी कि 2.25% से घट जाएगी। इन चारों में से क्या होगा? हाँ जी, इसी सवाल के लिए मैं पूछ रही हूँ इसका आंसर क्या होगा। और मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन है, अभी सारे बच्चे जो हैं पुराना वाला सी सी सी। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी सभी देखते हैं जल्दी से। 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है, दोनों प्रतिशत दे रखे हैं,
कंटिन्यूस वाला है और इसमें सिर्फ प्रतिशत चेंज पूछा है, तो आप a प्लस बी वाला लगाओगे। a प्लस बी वाला यानी कि प्लस माइनस ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। बस इससे जो भी आंसर आएगा ना प्लस और माइनस के साथ में, वही आपका आंसर है, यही बताना है। हाँ जी, शानू कुमार 2.25% डिक्रीज, दीपक मौर्य डी, ब्रजेश बदेल सी। हाँ जी, अच्छा, अब काफी बच्चे होंगे जो सी देंगे कि मैम 15% बढ़ी है और फिर 15% घट गई तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। पर इसमें ये ध्यान रखो बच्चे, जल्दबाजी नहीं करनी है। 15% बढ़ी वो उसकी जस्ट पहली वाली वैल्यू की बढ़ी, उसके बाद में जो 15% घटी वो नई वाली वैल्यू की घटी, तो कभी भी नो चेंज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि अगर 100 था, 100 में अगर पहले 15% बढ़ा तो ये हो गया 115। अब जो बच्चे 15% घटेगा ना वो 115 का घटेगा, ना कि 100 का। ठीक है, तो और 115 का 15% 15 नहीं होता है, तो ये सी नहीं होगा, नो चेंज वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जल्दबाजी में भी इस पे मत जाना, क्योंकि प्रतिशत मान जस्ट अपने पहले वाली वैल्यू पर ही बढ़ता है या घटता है, सबसे स्टार्टिंग वाली पे नहीं। ठीक है, तो हाँ जी, ऑप्शन डी मदन कुमार, हाँ जी ऑप्शन डी ब्रजेश, हेल्दी फैमिली। नहीं बच्चे, आंसर हेल्दी नहीं दिया आपने, नो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये वाला चीज मतलब ये क्लियर होगी कि नो चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो 100 से समझा रही हूँ मैं, तो 100 पे 15 बढ़ा 115 हो गया। अब अगला जो 15 घटेगा ना बेटा, वो 115 का 15 घटेगा, और प्रतिशत में 115 का 15 जो है वो 15 नहीं होता है, नंबर में नहीं घटाना ना, प्रतिशत में घटाना है। ठीक है, तो सिंपल सा इससे कर लो। तो मैम पहले 15 बढ़ा, फिर 15 घटा, ठीक है, फिर जो है ये 15 और ये -15 बट्टा 100, तो 15 ये वाला माइनस, ये तो 0, 15 इंटू 15 225 पर माइनस का, तो माइनस का 225 बट्टा 100, ये कितना आएगा बेटा -2.25%। और माइनस का मतलब होता है कमी, तो माइनस का मतलब कमी, कमी मतलब कि 2.25% से कम हो जाएगी ओवरऑल, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। इसमें कंटिन्यूस वाला लगाने की जरूरत नहीं है, जो लंबा डायरेक्टली 115 फिर 85, नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मान पूछा ही नहीं है, वो अंतिम मान के लिए सही है। इसमें आपसे पूछा है चेंज क्या है, 2.25%। देखो सिर्फ क्लास में जो है वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराने का लॉजिक नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताते रहे, और मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर पाएंगे, किस ऑप्शन को एकदम से धरते ही टिक कर देंगे, तो ये सब कुछ नहीं करें आप, इसीलिए भी इन क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको सारी चीजें समझा रही हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है वीरेश, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया, मोनिका ऑप्शन डी, ब्रिजेश, ओके, चलिए आई होप ये चीज क्लियर होगी, और कहाँ गलती नहीं करनी है ये भी क्लियर होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास इसके बाद पढ़ाई, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, ये तो पहली क्लास शुरू हुई है आपकी, आज सेकंड क्लास है, सारे टॉपिक होंगे, मैंने आपको कल भी कहा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ आंसर इज 2.25% डिक्रीज। चलो अगला सवाल, ओके, हाँ अच्छा सवाल है। इस सवाल के अंदर अब एक थोड़ी सी नई चीज कि किस प्रकार से अगर 2% आ जाए तो उसको कैसे लेना है। तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 25% and the price on a ticket is also increased by 10%. What is the effect on the revenue collected? एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में तो क्या हो गया 25% की वृद्धि, पर जो उसकी टिकट की कीमत है ना उसमें भी 10% यानी कि 10% की बढ़ोतरी हो गई। तो अब जो ओवरऑल राजस्व मतलब कि ओवरऑल रेवेन्यू, जो आप रेवेन्यू मतलब कि जो राजस्व मतलब जो पैसा कमा रहे हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए इस सवाल का मीनिंग ये है, ऐसे सवाल में जब आपको 2% दे दिए, देखो एक चीज होता है कि आपके पास में कमाई क्या है, आपकी सैलरी, वो एक सिंगल चीज है, लेकिन एक होता है रेवेन्यू, राजस्व, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, सभी चीजों को जब मिलाओगे तब आपके पास में आपका रेवेन्यू यानी कि राजस्व आएगा। मीनिंग मतलब कि सिनेमा घर वाले एग्जाम्पल को ही समझाती हूँ, दूसरा तीसरा कोई एग्जाम्पल नहीं। जब आप टिकट, सिनेमा हॉल में क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज से उसके खर्चे पर यानी कि उसकी सैलरी पर फर्क पड़ेगा। एक तो ये कि मान लो 100 लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, उसके पास में सीट्स भी कितनी है कि 100 है, 10 लोग और आगे उन्होंने कहा पिक्चर देखनी है कि सीट ही नहीं है और नीचे तो बैठा नहीं सकते, चलो खट गया। लेकिन पहली चीज क्या कर रहा है वो कि उसने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी, 100 थी अब उसने क्या किया 25 बढ़ा दिया, 125 सीट है। अरे वाह, तो पहली चीज तो क्या हुई, जहां पहले 100 लोग आ रहे थे अब 25 लोग और आ गए तो 125 लोग आए। एक तो उससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, पैसे ज्यादा आएंगे ना। दूसरा एक और क्या होगा कि उसने सीट्स भी बढ़ा दी, पर क्या किया, टिकट जो है ना उसकी प्राइस भी बढ़ा दी।
ठीक है, ये चीज भी कर दी उसने। तो जैसे टिकट की प्राइस बढ़ाएगी, लोग भी ज्यादा आ रहे हैं और वो टिकट की प्राइस के साथ में रुपए भी ज्यादा दे रहे हैं, तो और रुपए बढ़ गए। तो यहां पर उसके रेवेन्यू को, उसके खर्चे को, उसके पास जो रुपए आ रहे हैं उसको दो चीजें प्रभावित कर रही है। एक तो नंबर ऑफ सीट्स, कि कितने लोग बैठ पाएंगे, और एक प्रत्येक टिकट की वैल्यू, और इन दोनों को गुणा करेंगे। मान लो अगर पहले 10 सीट 100 सीट थी और प्रत्येक टिकट की वैल्यू भी 100 रुपए थी, तो कुल कितने आ रहे थे उसके? 100 इंटू 100 रुपए तो ये होंगे ना, जितनी सीट भरेगी और हर एक इंसान टिकट के रुपए देगा, तो 100 इंटू 100 ये उसका कुल रेवेन्यू है, यानी कि ये उसकी कुल आय है, राजस्व मतलब कि पूरा पैसा कितना आ रहा है, तो ये होगा आपके पास में। ठीक है, ये उसके रुपए आ रहे थे। अब क्या किया उसने? टिकट की भी प्राइस बढ़ा दी। कितने से बढ़ा दी उसने? 10% से, तो अब 110 हो गई। और सीट्स कितनी बढ़ा दी? 25 से, तो ये 125 हो गई। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 110, तो ये आपके पास में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 137.50 और ये इतना है। अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? पहले ये था, अब ये है। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3750, इन दोनों का अंतर। ठीक है, 3750 किस पर बढ़े हैं? इस पर बढ़े हैं। तो प्रतिशत चेंज निकाल लिया हमने तो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 37.5% से बढ़ोतरी हुई है, डिक्रीज नहीं, बढ़ोतरी। आराम से देखो इस चीज को मैंने क्या किया। इसमें अकेला 25 काम का नहीं है, अकेला 10 भी काम का नहीं है, दोनों काम के। और दोनों कैसे? प्लस के फॉर्म में नहीं, गुणे के फॉर्म में। जितने टिकट बिकेंगे उतनी सीट भी हैं, तो सीट को उसके टिकट से गुणा करना पड़ेगा। पहले 100 सीट थी, प्रत्येक टिकट 100 रुपए का, तो कुल रुपए आ रहे थे 10,000। अब ये चीज है, इन दोनों का अंतर लेना होगा, और अंतर को हम किस पर देखते हैं? किस पर बढ़ा? 10,000 पर बढ़ा। तो ये इस प्रकार से है। ओके, ब्रजेश, शानू ऑप्शन डी, दीपक मौर्य सी। नहीं बच्चे, सी नहीं होगा, वापस चेक करना आप। ओके, इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होगा दीपक मौर्य। ओके, आई होप अब ये क्लियर होगा आप लोगों को। इसमें यही था। हाँ जी, 37.5% जो इंक्रीज है, और किस प्रकार से इंक्रीज हुआ इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया आपको। इसी प्रकार से सवाल ये भी आते हैं कि एक साइकिल की दुकान है, उसमें पहले जो है 25 साइकिलें बिकती थी, क्योंकि 25 ही बना रहा था। अब उसने 50 साइकिल बना दी और साइकिल की प्राइस भी बढ़ा दी, तो अब कितना परिवर्तन होगा? तो जब ये ऐसी चीजें हों तो आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि कौन कौन सी चीज प्रभावित कर रही है। सिर्फ साइकिल की संख्या नहीं, साइकिल की कीमत भी। उसी प्रकार से जब आपके त्रिज्या और ऐसे वाले सवाल आते हैं, क्षेत्रफल वाले, आयत की लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई, तो उसके उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको यह देखना है कि क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें आ रही हैं। एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ रही हैं, तो इस थोड़ा ये भी लॉजिक लगाना होता है आपको। ऑप्शन डी दीपक, यस मैम। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आंसर भी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 37.5% इंक्रीज। अगला सवाल, चलिए, काफी अच्छा है और अलग टाइप का सवाल है आपको। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन डी वीरेश, बिल्कुल सही है बच्चे। अ सम ऑफ ₹4,558 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सच दैट ए रिसीव्स 20% मोर देन सी एंड सी रिसीव 25% लेस देन बी। व्हाट इज एज शेयर इन द अमाउंट? 4,558 रुपए की राशि ए के बीच, ए, बी और सी के बीच विभाजित की जाती है। किस प्रकार से? 3 लोग हैं, ए, बी और सी। रुपए तीनों के बीच में बांटे 4,558, ये तो रुपए हैं। पर किस प्रकार से बांटे कि ए को सी से तो 20% ज्यादा मिले, रुपए नहीं बता रहा है ये, प्रतिशत, और सी को बी से 25% कम मिले, तो ए का हिस्सा। ठीक है, किसी भी एक को 100% मान सकते हो, किसी भी एक को। तो मैंने माना कि बी को तो मिले 100, ठीक है, सी को बी से 25% कम मिले, इसको जो है वो क्या मिले? 25% कम, तो इसको मिले 75, इससे 25 कम मिले, इसलिए मैंने 75 लिखा है। ठीक है, पर ए को कितने मिले बच्चों? इसको मिले मैम 20% ज्यादा, 75 से 20% ज्यादा, तो ये होगा 75 प्लस 20 मत करना, प्रतिशत में बात चल रही है, 120/100, तो ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो ए, बी और सी, इसको मिला 90, इसको मिला 100 और इसको मिला 75। ठीक है, पहले आराम से इस चीज को देखिए नाउ। हाँ जी,
4558 है। रुपए किस प्रकार से मिले कि ए को सी से 20% ज्यादा मिले और सी को बी से 25% कम मिले। तो किसी भी एक को 100 मान लो, जिससे सापेक्ष दूसरे वाले को आप आसानी से कर सको। ठीक है, अगर आप सी को 100 मानोगे तो इसको तो आप लिख दोगे 120, पर फिर उसके हिसाब से बी को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं, टाइम टेकिंग है थोड़ा, इसलिए हमने बी को मान लिया। बी को 100, बी से 25 कम 75, इसके 75 से 20% ज्यादा। ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, नंबर में आ गया। चलो अब इनका अनुपात ले लो कि कितना आ रहा है ये वाला। तो ये डायरेक्टली सिर्फ 5 से ही कटवाएगा, ये तो 18, 20 और ये 15। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गए 33 और 20, 53। अनुपात कितना है कुल? 53। जोड़ के देख लेना आप लोग चाहो तो, 35 और 18, 53। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास में 53 जो कुल अनुपात है, रुपए कितने हैं कुल? 4558। इसमें से ए का हिस्सा कितना है? ए है आपका इसमें से 18, 53 में से। ठीक है, तो कुल रुपए में से कितना होगा? तो कुल में से होगा 4558 का 18/53। इसको क्लियरली सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अचिंता घोष, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी और कोई स्टूडेंट? ब्रजेश, हाँ जी, ऑप्शन सी। तरीका ये है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए, क्लियरली आंसर आ जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी, 2 लोगों के आंसर आए हैं। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन सी ब्रजेश। ओके, चलिए, कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से प्रतिशत को लेना है और किस प्रकार से कुल में से। तो कुल अनुपात में से तो ये 18 हिस्सा है, तो कुल रुपए में से इतना हिस्सा होगा। बस ये है ऑप्शन ए, 1548। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसने सी किया है थोड़ा सा गड़बड़ है, सी इसमें आएगा भी नहीं। वैसे भी कैसे नहीं आएगा बच्चे? देखो, 8 8 64, 4 इसका यूनिट होगा। इकाई जो आएगा ना अंक, वो इसका 4 आएगा। और 3 को जब 4 वाले से भाग दोगे ना, कभी भी 0 नहीं आएगा कॉर्नर में। ठीक है, तो ये 8 आ रहा है, 8 5 कुछ भी आ सकता है। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट वन। कैलकुलेशन सही रखो, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर यही है, 1548 है इसका। और ये 4558 53 से क्लियरली चला जाएगा आपका। चलिए, 46 के आसपास जाएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट, आंसर इज 1548, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन सही रखिए, स्मार्ट यादव। हाँ जी, सही है बेटा आपका आंसर। अगला सवाल, ये सेकंड लास्ट सवाल सॉल्व करने के लिए, सॉरी लास्ट, और इसके बाद वाला जो सवाल है। ठीक है, 4558 में मिस्टेक है? नहीं, 4558 में तो मिस्टेक नहीं है बेटा, कैलकुलेट करके देखो थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये लास्ट सवाल, और या फिर ये वाला सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देती हूँ आज। कल इसके आगे वाले सवाल और थोड़ा बहुत आपके एग्जाम मतलब कि इसी एग्जाम में कुछ बच्चे पास हुए, फेल हुए, और दूसरे टाइप के जिसमें हम वोट वाले सवाल जो आपके रहते हैं, और थोड़े बहुत मिक्सचर वाले, ऐसे कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे। और कल के साथ इस चैप्टर के बाद में परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल अभी एक जो टाइप है, इसमें एक और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में है कि एब डे विलियर्स, सभी ने नाम सुना होगा, smashes 86 runs against Australia in 16 balls if he only scored in boundaries, यानी कि 4 और 6 only, then find the maximum % of runs he scored by hitting 4s। ठीक है, ये कह रहा है एबी डी विलियर्स प्लेयर है, बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने ना, ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं है। 16 गेंदों में 86 रन उसने बनाए हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद कंपाउंड, हाँ ले लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे डर बैठ गया क्या? हो जाएगा बेटा, सारे टॉपिक हो जाएंगे। उसने 16 बॉल खेली उसने, और उस 16 गेंदों में उसने 86 रन बनाए हैं। पर वो 86 रन उसने कैसे बनाए? सिर्फ बाउंड्री से। बाउंड्रीज यानी कि 4 और 6, चौके और छक्के मारे हैं उसने। ठीक है, ये सारे के सारे। तो उसने ये पूछा है कि तो चौके मारकर उसने द्वारा बनाए गए रनों का अधिकतम प्रतिशत क्या है, मतलब कि उसने जितने भी चौकों से रन बनाए ना, उसका कुल रन में प्रतिशत कितना है, ये आपसे उसने पूछा है। उसने गेंदे दी हैं कि 16 गेंद है, रन कितने बनाए? कुल 86, और ये रन उसने सिर्फ 4 और 6 इसी से बनाए हैं। तो इन रन में चौके मारकर जितने रन बनाए उसका प्रतिशत कितना है, ये चीज आपसे उसने सवाल में पूछी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तब तक आप इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवालों को भी करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आए, हो नहीं पाया था, कोई बात नहीं बेटा, अब हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए परसेंटेज का, फिर थोड़ा बहुत हम लोग स्क्वायर और क्यूब करेंगे, उसके बाद में मैं वापस परसेंटेज की एप्लीकेशन पे आऊंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले जितने भी हैं, आई होप ये वाले आज जो हमने सवाल डिस्कस किए हैं ये क्लियर हो गए होंगे आपको। इसके बीच में जो भी कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की है ये भी समझ में आई होगी। वापस प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सिर्फ कुछ सवाल यही नहीं, आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करते रहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में बताने का। कल इसी सवाल के डिस्कशन के साथ में शुरू करेंगे और कुछ नए सवालों के साथ में क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू सो मच।